वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की तैयारी मैं करवा रही हूँ, जिसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों की तैयारी चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं जूनियर का साइंस वाला पोर्शन लेके आई हूँ। मैथ वाला पोर्शन मैं अपलोड कल कर दी थी, आज साइंस वाला पोर्शन अपलोड करूँगी। इससे पहले और भी कई पेपर हैं जिनको मैं करवा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई हूँ। और अगर आप सभी को देखना हो सीडीपी वाला पार्ट, एनवायरनमेंट या हिंदी कोई भी पार्ट देखना हो तो देख लीजिएगा। सबको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे कंटेंट जो है मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो सीटेट की तैयारी है वो कंटिन्यूअसली जो है चलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज के साइंस वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 61। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जूनियर वाले मतलब पेपर 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मैथ एवं साइंस को चुना है। ठीक है, ये साइंस वाला पोर्शन है। मैथ वाला पोर्शन मैं कल अपलोड कर दी थी। 2021 का या 20 का पेपर है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है। इसमें जो है मैचिंग देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट, करेक्ट मैचिंग सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति की सहायता करती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके मसल्स की वजह से। मसल्स मतलब पेशी की वजह से। कल प्रीवियस ईयर में मैं जब क्वेश्चन करवा रही थी, ऐसे ही एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर था स्नेक। इसलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले हैं जो रिपीट हुए हैं, बस उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना क्वेश्चन का, वो चेंज कर दिया है। चलिए फिर देखते हैं आगे। कठोर संरचना, हार्ड स्ट्रक्चर जो कंकाल बनाती है। कंकाल मतलब स्केलेटन, जो स्केलेटन बनाती है हार्ड संरचना, वो क्या है? वो अस्थि है, मतलब बोन है। नेक्स्ट देखते हैं। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। झुकाया जा सकता है मतलब जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। ये कौन सा उपास्थि होता है? लचीला, मसल्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? मसल्स नहीं, कार्टिलेग। ये लचीला होता है। सी वाले का फर्स्ट में जाएगा कार्टिलेग। मसल्स तो पेशी होता है, कार्टिलेग उपास्थि। उपास्थि जो है लचीला होता है, इसको झुकाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। वक्ष की अस्थि। वक्ष की अस्थि मतलब चेस्ट बोन जो होता है। मेरुदंड मतलब बैक बोन को जोड़कर वक्ष की संरचना। ये जो बैक वाला होता है चेस्ट बोन, और फ्रंट वाला जो होता है, आगे वाला जो होता है, ये चेस्ट बोन, और ये जो बैक वाला होता है बैक बोन। इसको जोड़ के एक बॉक्स जैसा जो संरचना बनाए, वो उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं पसली पिंजर, मतलब रिब केज। ये इसमें जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला। देखते हैं किसमें है। ए का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, ये वाला सही है। आंसर नंबर सेकंड वाला सही है। ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला, डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ऐसी जो ग्रंथि है वो दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, पीयूष ग्रंथि। आपको बता दूं कि जो पीयूष ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि है। ये सिर के पास कान के बगल में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये दो हार्मोन ऐसे स्रावित करती है, एक वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है और एक हार्मोन स्रावित करती है जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है। ये तनाव वगैरह में, मान लीजिए आपको टेंशन हो गया कोई, इन सब चीज़ों में वो हेल्प करता है। ये दो हार्मोन रिलीज करती है। और एड्रिनल की बात की जाए, ये कोर्टिसोल हार्मोन का ये भी उत्पादन करती है। और ये जो एड्रिनल ग्रंथि का काम होता है, ये अंदर जो बॉडी फंक्शन अंदर वाले होते हैं ना, इनको ये कंट्रोल करता है। अंदर के बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्रंथि है। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन की खोज आपको एक दिन प्रीवियस ईयर में मैं बताई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। और ये स्रावित कहाँ से होता है? पैनक्रियाज मतलब अग्न्याशय से। फिर है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, इससे थायराइड। थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं? नहीं, सभी धातुएं ठोस नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेड। आप सुने होंगे कि लेड जो होता है ये ठोस नहीं होता, ये लिक्विड होता है। ये लिक्विड होता है किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है लेड, और ये धातु भी होता है, मेटल भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं? सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं, क्योंकि
प्लेटिनम एक ऐसी धातु है, प्लेटिनम ये धातु भी मेटल भी है और ये कठोर नहीं है, ये लचीला होता है, ठीक है, ये हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। प्लेटिनम क्या होता है? सॉफ्ट मेटल है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला देखते हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं। बिल्कुल नहीं, सारी अधातुएं गैस नहीं होती हैं, कुछ इसमें से ठोस भी होती हैं, गैस नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं कौन सी धातु, ब्रोमीन है, ये गैस नहीं है, ठोस नहीं, लिक्विड होती है, ठीक है, ब्रोमीन ही देख लीजिए आप। बोलते हैं कौन सी ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये है ब्रोमीन। और ये क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ये ब्रोमीन, इसका एग्जाम्पल है नॉन मेटल। ये भी गलत है। इसका सही आंसर, जब सारे गलत हैं तो वो आंसर सही होगा। फोर्थ वाला क्या है? सभी अधातुएं अतन्य या तन्य नहीं होती। आपको बता दूं कि ये जो डक्टाइल होता है, मतलब तन्यता होता है कि कोई भी, मान लीजिए अधातु है या धातु है, कुछ भी है, इसको खींच के गर्म करके ताप या दाब, टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी देके इसका जो रूप है इसको चेंज कर देना। मान लीजिए चतुर्भुज टाइप का गोला कर दिए, ये खींचना, तन्यता मतलब खींचना, खिंचाव है, इसका रूप चेंज कर देना, ये होता है डक्टाइल। देख लेते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसमें सही है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो सभी अधातुएं होती है, सभी जो है अतन्य नहीं होती। ज़्यादा धातुएं जो होती है वो अतन्य होती है, मतलब अतन्य मतलब नॉन डक्टाइल, मतलब जिसको खींचा ना जा सके। लेकिन इसमें से कुछ धातुएं होती हैं, जैसे कार्बन, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, आपको पता होगा कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन से क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। देख लीजिए, ये डक्टाइल होता है, ठीक है, यही इसी की वजह से ये आंसर सही है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये डक्टाइल होता है, मतलब सभी धातुएं अतन्य नहीं हुई, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये डक्टाइल तन्य है, ये इसको खींचा जा सकता है, इसको खींच के इस पर टेम्परेचर प्रेशर दे के खींचा जा सकता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जा सकता है, इसी से तो वो बनता है हीरा, डायमंड, ये ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये एक ऐसा धातु है जो कंडक्टर का काम करता है। बाकी धातुओं में कोई भी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी किसी में कंडक्ट नहीं होता है। ग्रेफाइट को छोड़ दे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ग्रेफाइट ही ऐसा एक धातु है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या है, वाई कोई मानव निर्मित रेशा है। वाई जो है ये मानव निर्मित रेशा है, जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यह है तो मानव निर्मित, लेकिन प्राप्त किससे किया जाता है? नेचुरल सोर्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, वाई क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है इसमें से। चलिए देखते हैं, वाई एक मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से, ये होगा रेयान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, रेयान। इसे जो है, ये मानव निर्मित तो रेशा होता है, लेकिन इसे किससे प्राप्त किया जाता है? सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से इसे प्राप्त किया जाता है, ये प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित। इस बाद में मनुष्य जो है स्ट्रक्चर इसका सब कुछ चेंज करते हैं, बनाते हैं। और जो नायलॉन नायलॉन होता है ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ये इसको ज़्यादातर पॉलीमाइड से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कुछ को कच्चे तेल से भी प्राप्त किया जाता है, कच्चे तेल से भी। ज़्यादातर को पॉलीमाइड से प्राप्त किया जाता है, पॉलीमाइड से प्राप्त किया जाता है। और ये क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो एक्रिलिक है ये होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है। और इसको ज़्यादातर घर में यूज़ कर किया जाता है एक्रिलिक को, जैसे घर में जो दरवाजे के सामने रखते हैं, चटाई वगैरह में यूज़ करते हैं। और जो जूट होता है, ऐसे ये पौधे का छाल होता है, पौधे का छाल होता है जूट, पौधे का छाल। नेक्स्ट देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेयान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। इसमें दिया है ईंधन, ABCD ईंधन दे दिया, इसका उसमें मान दे दिया, क्या उच्च है क्या निम्न है, इसका अवस्था दे दिया, किस अवस्था में ये पाया जाता है, फिर ज्वलन ताप दे दिया। अब बोल रहा है इसमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। मैं आपको बता दूं, जो डोमेस्टिक फ्यूल्स होते हैं इनका जो है, डोमेस्टिक फ्यूल होते हैं इनके जो कुछ गुण होने, कुछ क्वालिटी होने चाहिए जो फिक्स होने चाहिए। ये होता है, इनका जो ऊष्मीय मान होता है वो मीडियम में होना चाहिए, ऊष्मीय मान इनका लेटेंट, ये मीडियम में होना चाहिए। और जो इसका स्टेट है ये गैस होना चाहिए, तभी तो ये गैस यूज़ किया जाता है सिलेंडर वाला, इसका स्टेट गैस होना चाहिए। और जो इसमें से ज्वलन का ताप निकले ना, ये भी मीडियम में, नहीं तो खाना बनाते टाइम टाइम जल जाएगा जो खाना बनाएगा। इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं, मीडियम। और ये गैस और मीडियम किस में है? मध्यम, गैस मध्यम। ऑप्शन नंबर किस में है? ये सी वाले में, ठीक है, ये मॉडरेट, गैस मॉडरेट, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? कोई विशिष्ट रूप है, कोई विशिष्ट क्षेत्र, मतलब कोई स्पेसिफिक जो है एरिया है, वहाँ पे कोई एक अलग प्रकार का विशिष्ट रूप की जो स्पीसीज पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? कोई पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं इसे। इसे बोलेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है,
एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। और संकटापन्न स्पीसीज उसे बोलते हैं जो विलुप्त होने के कगार पे रहते, खत्म होने वाले रहते हैं, खत्म वाले रहते हैं, होने वाले रहते हैं, ठीक है। और इसमें से देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, विलुप्त उसे बोलते हैं जो खत्म हो चुके होते हैं। और प्रवासी माइग्रेट स्पीसीज उसे बोलते हैं जो किसी अदर एरिया से आते हैं, माइग्रेट करके जो आते हैं, ठीक है, अदर स्टेट से कहीं आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी जो होते हैं वो ठंडी के मौसम में जब ध्रुव पर से माइग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, धातु वाई को उसके लवर्ड विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। कोई मेटल है, यक्स है और वाई है। यक्स क्या कर दे रहा है, वाई को ये रिमूव कर दे रहा है उसकी विलेन से भी, ठीक है, विस्थापित कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इसमें रिएक्टिव कौन होगा, यक्स होगा। जो डिस्प्लेस कर देगा वो जो है मोर रिएक्टिव होगा वो। फिर देखते हैं, फिर आता है, परंतु धातु जेड को उसके लॉर्ड विलियन से विस्थापित करने की योग्य नहीं है। एक धातु जेड आता है, अब यक्स जेड को क्या कर देता है, रिमूव नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है, जेड जेड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए तो रिमूव नहीं कर पा रहा है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, मोर रिएक्टिव कौन सा है मेटल, चलिए देखते हैं। यक्स यक्स है लेकिन वाई से ज्यादा है, जेड से नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, जेड। मैं इसी बेस पे कल भी एक क्वेश्चन पेपर करवाई थी जिसमें पूछा गया था, तो उसमें यक्स वाई नहीं था, उसमें कॉपर जिंक हाइड्रोजन ऐसे करके था। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, इसी का स्ट्रक्चर बस चेंज था, बाकी कॉन्सेप्ट यही था। तो उसमें मैं आपको बताई थी मोर रिएक्टिव कौन होता है, किसके बाद कौन सा मेटल आता है, किसके बाद क्या आता है, कौन रिमूव कर देता है। जैसे जो ऊपर रहेगा ना वो अपने से नीचे वाले धातु को रिमूव कर देता है, जो ऊपर वाला रहता है। मान लीजिए ए ऊपर है बी नीचे है तो ए बी को रिमूव कर देगा। तो यही वाला मैं बताई थी कल, ये भी सीरीज भी बताई थी कौन कौन होता है। पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कार्बन आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर लेड आता है, फिर नहीं फेरस आता है, फिर लेड आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, फिर एजी आता है, फिर एयू आता है, फिर पीटी आता है। अब आपको पता है जो मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम को रिमूव कर देगा, एल्यूमिनियम जिंक को रिमूव कर देगा, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम को रिमूव नहीं कर पाएगा। मैं डिटेल में कल बताई थी, ठीक है। इसमें से मैं सारे नहीं बताई हूँ, जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ इतना है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इतने मेटल में से कोई ना कोई पूछ ही लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं। कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जिससे जो है प्रकाश किरणें गिर रही हैं तथा पूर्णतः विसारित ढंग से परावर्तित हो जाती है। सारी जो है पूर्णतः देख रहे हैं, इसी में आंसर छिपा है आपका। टोटल जो है क्या हो रहा है, हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या कह सकते हैं। यह आभासी और समान साइज का होगा। मुझे तो लगता है जो इमेज है ना वो बनेगा ही नहीं, या वास्तविक आवर्धित होगा या आभासी आवर्धित होगा। कोई, हाँ ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है, कोई प्रतिबिंब नहीं बना, क्योंकि लाइट तो आना चाहिए ना प्रतिबिंब के लिए, इमेज बनने के लिए लाइट तो आना चाहिए। इसमें जो लाइट है ये टोटल रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन आपको पता ही होगा, परावर्तन को क्या होता है। एक मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है या जिसको पेंट किया हुआ पृष्ठ है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है और पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसे परावर्तन बोलते हैं। इसमें पूरा शब्द नहीं जुड़ा रहेगा, ये गलती से निकल गया। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ऐसे मुड़ जा रही हैं, इस चिकनी पृष्ठ पे पड़ के इसका कुछ भाग मुड़ जा रहा है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। वहीं अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, ये डिफरेंस देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये मुड़ती नहीं है, इसमें ये अपने मार्ग से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। मान लीजिए अपना मार्ग जो है चेंज कर लेती है, ये रिफ्रैक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन है। परावर्तन है, ये अपवर्तन है, ये परावर्तन है, ये डिफरेंस होता है। इसमें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं परावर्तन में, और अपवर्तन में ये माध्यम तो चेंज होगा यहाँ से, लेकिन ये रिफ्लेक्ट अपना मार्ग बदल लेती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। कोई फर्श है, मान लीजिए ये फर्श है, इस पे कोई सामान रखा हुआ है, इसको क्या करना है, सरकाना है, उठाना नहीं है। अगर उठाना होता, इसे अगर उठाना होता ना तो कौन सा बल लगता, पेशीय बल लगता। उठाना होता तो पेशीय बल लगता। इसको क्या करना, अगर गिराना होता तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। और
अगर ऐसे गोल गोल वाले हो तो अभिलंब मतलब ये नॉर्मल फोर्स सेंट्रिकुलर फोर्स होता है। इसको क्या करना है, रिमूव, ऐसे सरकाना है, ऐसे ऐसे सरकाना है। तो इसमें कौन सा बल लगेगा, इसमें लगेगा मुझे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण लगेगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। कंपन की आवृत्ति निम्न तथा तारित उच्च होता है, नहीं, जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी हायर पिच होता है, ये गलत है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा होता है, नहीं, आवृत्ति द्वारा नहीं होता। जो ध्वनि की प्रबलता होती है ना, लाउडनेस होता है, उसका निर्धारण आवृत्ति के द्वारा नहीं होता है, ये एम्पलीट्यूड के द्वारा होता है, आयाम के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। जो साउंड होता है ना, इसके संचरण के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ये लाइट थोड़ी है, अगर लाइट की वहीं बात की जाए तो इसके संचरण के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के लिए संचरण के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और ये ध्वनि का जो चाल होता है सबसे अधिक वो सॉलिड में होता है, ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ध्वनि का तारतम्य तो उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, ध्वनि का तारतम्य तो उसके आयाम द्वारा नहीं निर्धारित होता, ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित होता है, आवृत्ति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है, जो क्या कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे इसमें देखना है कौन सा है। टोटी का जल, शैम्पू, शहद। नेक्स्ट देखते हैं लवण जल, ये तो होगा ही, सिरका, ये सब एसिड वाले जो चीज होते हैं ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, डिस्टिल लिक्विड, ये आ गया। और शैम्पू है, इसमें भी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, आयंस नहीं होंगे इसलिए। वनस्पति तेल भी खाने में के लिए बनता है, इसलिए इसमें भी आयंस ज़्यादा नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो होता है, जिसको पहले डिफिनेशन बता देती हूँ। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से चेंज होता है कि हम इसको रिवर्स स्टेट में नहीं ला सकते, रिवर्स नहीं ला सकते, ठीक है। और एक ये होता है, और होता है इसमें केमिकल से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो केमिकल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल वो चेंज वो होता है। वहीं इसका अगर फिजिकल चेंज की बात की जाए तो इसका उल्टा होता है, उसको उसका जो स्ट्रक्चर बस बदलता है, इस तरह से बदलता है, उसको हम रिवर्स फॉर्म में भी ला सकते हैं, उसमें केमिकल यूज नहीं होता है। चलिए देखते हैं, पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना, ये रासायनिक रिएक्शन को जो शो करेगा वही आंसर लगाना है। पानी उबालने में कोई रासायनिक रिएक्शन नहीं होता। जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन करना, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, ये फिजिकल चेंज है, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। बाकी भोजन का पाचन ये तो है केमिकल चेंज, लेकिन सारे नहीं है। भोजन पकाना, पानी उबालना नहीं है केमिकल चेंज। जल में चीनी घोलना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, लोहे को जंग लगना। कागज का जलना, भोजन का पाचन होना, बिल्कुल कागज जल गया, इसको रिवर्स फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। भोजन का पाचन, इसमें क्या यूज होता है, एचसीएल यूज होता है, जिस जो हमारे मतलब स्टमक से निकलता है। और लोहे के जंग में, इसमें भी केमिकल्स यूज होते हैं। आपको पता होगा कि जो लोहे का जंग होता है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में लोहे का जंग लगता है। और होता क्या है ये लोहे के जंग जो लगता है उसमें फेरस ऑक्साइड की जो है परत चढ़ जाती है, फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3, इसकी परत चढ़ जाती है। तो आंसर नंबर फोर्थ वाला सही होगा, इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको रिवर्स नहीं लाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी, साइकिल से बाजार जा रही थी, ठीक है, मान लीजिए नीना यहाँ है, ये बाजार जा रही थी, मार्केट यहाँ है, बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया, पहले 10 मिनट कितने चाल से चली, वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसे रास्ते में उसका मित्र निखत मिल जाता है, निखत मिलती है, जिससे वह रुक कर 15 मिनट बातचीत करती है। 15 मिनट क्या कर रही है, रुक रही है, 15 मिनट रुक रही है, 10 मिनट ऐसे ही पहले स्पीड कवर कर रही है। और फिर देखते हैं, ये भी मिनट में है, इसको घंटे में चेंज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, ये 10, इसको घंटे में करेंगे कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि 10/6 करेंगे तो ये 60 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे इसको भी कर लेंगे, 15 मिनट को जब हम चेंज करेंगे घंटे में, ये आवर हो गया, घंटे में चेंज करेंगे तो 15/60 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है।
1/4 हो जाएगा। ये दोनों टाइम तो निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर की चाल से फिर आरंभ करती है। जब निखत के पास रुकती है ना वो, इसके बाद वो अभी पहुंची नहीं है मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे निखत है, यहाँ पे पहुंची वो, इसके बाद यहाँ से फिर अपने स्पीड को चेंज कर लिया उसने, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहाँ से स्पीड कर लिया, आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल, आपको पता होगा कि औसत चाल डी इज इक्वल टू होता है एस टी, और औसत चाल इज इक्वल टू होता है, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी अपान टाइम, ठीक है। लेकिन औसत की बात हुई है, एवरेज की बात हुई है, तो ये टोटल दूरी लग जाएगा, टोटल दूरी अपान टोटल टाइम, टोटल दूरी अपान टोटल टाइम। टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी है 4 किलोमीटर, यहाँ पे रख लेते हैं, टोटल दूरी है 4 किलोमीटर, और टाइम टोटल देख लेते हैं, निकाल लेते हैं कितना हुआ। टाइम कितना हो रहा है, ये टाइम 1/6 प्लस टोटल टाइम जोड़ना है, ठीक है। ये 15 मिनट जो निखत के पास रुकती है 1/4। अब क्या हो रहा है, ये पहला स्पीड हो गया 1/6, इसका टाइम हो गया। 15 मिनट जो निखत के पास रुकती है उसका टाइम हो गया 1/4 वाला। और फिर क्या कर रही है, इसका टाइम अभी निकालने को बाकी है, ठीक है। लास्ट में जो चलती है ये वाला डिस्टेंस जो चलती है, इसका टाइम अभी कहाँ पता चला है, ये इसका टाइम निकाल लेते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, कितने मिनट चल रही, कितनी दूरी तक कवर कर रही है, ये 4 किलोमीटर की टोटल दूरी है। इस पे पहले देख लेते हैं कितनी दूरी वो कवर किया होगा 10 मिनट में, क्योंकि दूरी जो बचा होगा उसी को तो ये कवर कर रहा है 8 किलोमीटर में। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मिटा के नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ठीक है। 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, मतलब 60 मिनट में कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता है ये, चलती है, ठीक है। तो ये कितने मिनट चली है, 10 मिनट, 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी, 12/6, क्योंकि यहाँ पे 10 × 6, 10 × 6 से मिलके बना होता है। 10 यहीं पे छोड़ दीजिए, 6 इधर ले आइए, 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर ये चल चुकी थी। बचा कितना था, 2 किलोमीटर और बचा था, तो 2 किलोमीटर और बचा था। और ये कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड अपान, ये कितना है डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपान स्पीड, डी अपान, यस, डिस्टेंस कितना बचा था 2, स्पीड कितना किया है 8, कितना हो जाएगा 1/4। इसका भी टाइम 1/4 निकला, इसका भी टाइम 1/4 निकला लौटने का, यहाँ पे जगह ही नहीं बचा है। चलिए देखते हैं फिर से इसको आगे से, मतलब तो कितना टाइम बचा, एक तो उसके यहाँ पे जो 10 मिनट चली इसका टाइम हो गया, चेंज किए तो 1/6 हुआ, और प्लस यहाँ पे जो 15 मिनट रुकी ये 1/4 हो गया ये, प्लस ये वाला भी जो टाइम निकाले हैं 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो चली थी, इसका टाइम कितना निकल के आया था, 1/4 आया था, ठीक है, 1/4 आया था, 1/4 हो गया। इसका एलसीएम लेते हैं, टोटल टाइम ही निकाल रहे हैं पहले, टोटल इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 प्लस 4 के बाद 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3×3 = 6, 2 8, 8/12, ये टोटल टाइम हुआ, ये टोटल टाइम हुआ। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। टोटल टाइम हुआ तो बोल रहा औसत चाल, औसत चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत दूरी, औसत दूरी अपान औसत समय, औसत दूरी में नहीं, मतलब कुल दूरी अपान कुल समय, ठीक है, ये कुल रहेगा, कुल समय, कुल दूरी कितना है 4 किलोमीटर, कुल समय कितना निकला 8/12, ये 4 × 12/8, 4×2 = 8, 2×6 = 12, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। टोटल दूरी निकालिए, और टोटल दूरी दिया ही है 4 किलोमीटर, और टोटल यही बस इसमें जो समय था ना टोटल वही निकालने में कैलकुलेशन था, और कुछ भी नहीं था। समय समय अलग अलग वाला जो है सबको ऐड कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। इसमें समय, आप समय का ही सब खेल है, बाकी चाल बराबर आपको पता ही है कि कुल दूरी अपन कुल टाइम हो जाएगा। तो कुल दूरी दिया ही है, एक बार में ही 4 किलोमीटर पूरे पूरे पूरा डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम जो है यही निकालना है मेन। टोटल टाइम को 3 पार्ट में निकालेंगे, एक 10 मिनट चल रहा है, इसको मिनट में है इसलिए घंटे में कर लेंगे, 1/6 हो जाएगा ये। और ये वाला फिर देखेंगे 15 मिनट रुक रही है, 1/4 ये हो जाएगा। और ये जो चल रही है इसको फार्मूला से रख के निकालेंगे तो ये 1/4 ये भी हो जाएगा। टोटल दूरी अपन टोटल टाइम कर लेंगे और 6 किलोमीटर पर आवर निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है। जो वाटर है और साल्ट है इसको अलग करना है, ठीक है। इसमें से कौन सी विधि देखते हैं यूजफुल नहीं है इसके लिए। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन वो होता है जैसे कोई
चीज़ हम ऐड की, मान ली ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इसको मान लीजिए घोल लिए, जो तली में बैठ जाता तलछटी में ना, उसे बोलते हैं डिकैंटेशन, बैठना। निस्यंदन मतलब फ़िल्ट्रेशन, छानना, छान लेना किसी चीज़ को, ये भी यूज़फुल होता है, ये भी यूज़फुल होता है। और ऑप्शन नंबर 3 वाला है आसवन, जो आसवन डिस्टिलेशन होता है, ये भी यूज़ होता है। बॉयलिंग भी बॉयल करके भी नीचे नमक बैठ जाएगा। इसमें सारे आंसर लगभग सही हैं, एक को छोड़ के ये मान लीजिए। और सारे आंसर सही हैं, इसलिए इस पे जो है ये विवादित क्वेश्चन था, मतलब इसमें कोई ऑप्शन ए, बी, सी, डी या तो चारों दिया होता है, इसलिए इस पे जो आयोग ने स्टार दिया था, सबको कॉमन 1 नंबर दे दिया था, ठीक है? इसमें सारे आंसर सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। नीचे दिए गए नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या करने के लिए, छाया बनने तो इमेज बनने के लिए इसमें लाइट के कौन से क्वालिटी आते हैं, चलिए देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही है। ये मतलब इमेज बनने के लिए ठीक है। प्रकाश उच्च चाल से, चाल का कोई लेना नहीं है इमेज से। प्रकाश 7 वर्डों से, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, सही है। जब अपारदर्शी कोई वस्तु है, इससे लाइट गुजरेगा नहीं, इमेज का बिल्कुल इससे रिलेशन है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए और डी, ये किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, ए और डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा बहुत की मृदा मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है, या ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, ऐसे कैसे बराबर होगी चिकनी मृदा में। नेक्स्ट देखते हैं, दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। बलुआ जो मिट्टी होती है उसमें भी बड़े कण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिकनी मिट्टी में महीन कण, ये सही है। जो क्लेई सॉइल होता है, इसमें महीन कण जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फाइन पार्टिकल्स। और दोमट मृदा मतलब लोमी वाला जो होता है, लोमी सॉइल होता है, उसमें उसकी अपेक्षा उच्चतर होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा कृत उच्च होता है। जो फाइन पार्टिकल होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, क्लेई सॉइल में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। विटामिन यक्स की हीनता के कारण, कोई यक्स विटामिन है जिसकी कमी से क्या हो रहा है, मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। मसूड़ों से जो रुधिर बहता है वो किस रोग में होता है, वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी आपको पता होगा किस खनिज का अवशोषण करता है, ये फेरस का अवशोषण करता है, आयरन का। फिर है, तथा यक्स भोजन जेड में पाया जाता है। जो विटामिन, ये क्या है, यक्स की विटामिन सी है, वो बोल रहा है यक्स भोजन में पाया, ये किस में पाया जाता है, खट्टे चीजों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं, यक्स वाई जेड को पहचानना है। यक्स क्या है, विटामिन सी। वाई क्या है, आयरन है। और जेड क्या है, नींबू वंश मतलब खट्टे वाले पदार्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, यक्स विटामिन है, वाई आयरन है, जेड जो है वो है साइट्रस फूड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है, जो साइंस का वो साइंस का जो नेचर होता है उसका वो अच्छा वर्णन कौन सा करता है, देखते हैं। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। फिर देखते हैं, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ऑप्शन नंबर सही वाला सेकंड वाला सही है। जो यहाँ पे सोशल वाली चीजें आ जाए, इंटरेक्शन वाली चीजें आ जाए, डिस्कशन वाली चीजें आ जाए पेडागोजी में, वो सब ऑप्शन सही होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है, जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है, वो क्या अर्थ है विज्ञान में। देखते हैं, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, का समय भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ऑप्शन नंबर सेकंड है। जो कंटेंट का एडेप्टेशन होगा ना, वो संज्ञान कॉग्निटिव स्टेज के अकॉर्डिंग ही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। हाँ, आपको बता दूं, एनसीएफ से देखिए क्वेश्चन आया है 2005 से। जो मैं वीडियो कल अपलोड की थी, एनसीएफ 2005 वाला है, उसमें आरटी 2009 वाला है, और एनईपी 2020 वाला है। इसके लिए मैं एक ही वीडियो में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, सबको मैं कर दी हूँ। आधे घंटे का वीडियो है, आप सभी देख लीजिएगा। इससे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे प्राइमरी का हो, जूनियर का हो। जैसे आपकी साइंस में एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे हर सब्जेक्ट में आ जाता है, पेडागोजी में आ जाता है, सीडीपी में आ जाता है, सब्जेक्ट पेडागोजी में आ जाता है, इसलिए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो उसको भी ऐड की हूँ, कॉन्सेप्ट भी ऐड की हूँ, और तीनों जो पॉलिसीज हैं, यानी पी 2020, आरसीएफ, एनसीएफ 2005 वाला, आरटी 2009 वाला, तीनों शामिल है, ठीक है। देख लीजिएगा उसको एग्जाम के पहले।
यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के जूनियर लेवल की बात हो रही है। विज्ञान की पाठचर्या में जो साइंस के चैप्टर करिकुलम होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? जो साइंस का करिकुलम होता है इसमें से कौन सा अनुशंसित है? चलिए देखते हैं। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव से की समझ से जोड़ा जाना, बिल्कुल सही है ये सही है। फिर गलत ये निशान लग रहा है, ये सही है, ठीक है। फिर देखते हैं अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचाया जाना, ये भी सही है। अवधारणाओं का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना, विषय सब्जेक्ट को उसमें कोई ज्यादा वो नहीं देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, धारणाओं तक गतिविधियों। इसमें जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक्टिविटीज है जो उनको बाहरी लाइफ से एनवायरनमेंट से भी जोड़ देना, ये सब चीजें सही होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। साइंस के बारे में क्या सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट। विज्ञान अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करता है। इसका सही आंसर यही होगा। जो साइंस होता है ये वर्क ही इमेजिनेशन पर ही करता है। अगर इमेजिनेशन ही ना हो तो साइंस के कोई भी जो अन्वेषण होते हैं, जो एक्सप्लोरेशन होते हैं, जितने जो खोज हो रहे हैं, ये सब सही ना हो पाते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है। ईस को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। एक जो है पूरे एक सप्ताह का मौसम रिपोर्ट एक सप्ताह के लिए जो मौसम का रिपोर्ट है इसको उसको पहुंचाना है, बनाना, उस पे प्रोजेक्ट वर्क है। ये व्यक्तिगत कार्य दिया गया, उसके अकेले को कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने की ईसू को कहाँ गलत हो गई। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध कर रही है, सही है ये। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है वो। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में, ये गलत है, आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा ये, क्योंकि ये गलत, ये पूछ रहा है ना कि कहाँ गलत हो गई ईसू, ईसू गलत कहाँ हुई, यहाँ पे गलत हो गई। ये गलत कॉन्सेप्ट है। जब आर्द्रता बढ़ती है ना, जब आर्द्रता बढ़ती है तब वर्षा होती है, आर्द्रता की कमी से वर्षा नहीं होती है। जब नमी बढ़ेगी वायु में तब वर्षा होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए कौन सा एक उपयोगी रणनीति है? जो कॉन्सेप्चुअल गैप्स होते हैं ना, कॉन्सेप्ट में जो जहाँ दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट में जहाँ दिक्कत हो उसको समझने के लिए कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा। फिर देखते हैं प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। नेक्स्ट देखते हैं अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं उनको यूज करना, बिल्कुल सही है ये, कॉन्सेप्ट मैच यूज करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है, तो कॉन्सेप्ट मैच बिल्कुल काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। इसमें जो लड़कियां होती हैं उनको प्रोत्साहित करना है। चलिए देखते हैं कौन सा अपना सकते हैं कौन सा नहीं। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि अपसारी वो होता है जिसमें विस्तार ज्यादा होता है, इसमें समझ ज्यादा होगी, वैरायटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो अपसारी होता है, फैला होता है अपसारी मतलब। चलिए देखते हैं, ये गहन सोच को प्रोत्साहित करते हैं और विकसित करता है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। उत्तर सही क्वेश्चन आंसर की इसमें बात नहीं होती अपसारी चिंतन में, ये ब्रॉड लेवल पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह शिक्षार्थियों को सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी आ गई, बिल्कुल सही होगा ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, बिल्कुल। ये इसमें वैरायटी ऑफ एजुकेशन होता है, सोचने की युक्तियां जो होती है उसको भी, थिंकिंग को भी ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, A C D। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है। कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। जो प्रदर्शन वाली चीजें हैं वो क्या देखते हैं क्या शामिल करती है लर्नर्स को? दृश्य एवं श्रवण सीखना, पहला ऑप्शन ही सही है। विजुअल और ऑडिटरी वाली जो चीजें होती है वही होती हैं, क्योंकि प्रदर्शन में आपको देखना होता है आंखों से और कानों से सुनना होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन
दोनों ऐड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, जो घनत्व है उसकी अवधारणा सिखानी है बच्चे को। इसमें देखते हैं किस क्रम में करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी कक्षा के नियोजन का क्रम दें। आपको जो घनत्व है ना उसको सिखाना है, घनत्व के कॉन्सेप्ट को सिखाना है, डेंसिटी डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी को सिखाना आप। चलिए देखते हैं पहले क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, क्रम देखना है। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध नहीं तुरंत बताएंगे। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ, टब के साथ, हाँ बिल्कुल पहले खेलने वाला काम होगा, ताकि बच्चे का जो मन है ना वो उसमें लग जाए, एंजॉय करने लगे वो। बी वाला सही होगा, बी वाला पहले होगा, दो ऑप्शन में बी वाला पहले है। फिर देखते हैं शिक्षार्थियों, इसके बाद ये वाला होगा शायद, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तु के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। फिर थर्ड वाला भी देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव का, हाँ, डिजाइन करने और ये वजन वगैरह ये सब चीजें लास्ट में आएंगी। बी पहले, सी लास्ट में। किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाले में होगा। बी पहले ये, फिर ए, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, 2 1 3, मतलब बी ए सी, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल होता है, हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक ही होता है, जिससे क्या होता है, ये अपना फूड जो है बनाते हैं पेड़ पौधे। वाई क्या हो सकता है, अमरबेल। अमरबेल जो होता है आप देखे होंगे, जैसे गुरुच वगैरह है, अमरबेल जो होता है वो बड़े बड़े पौधों पे चढ़ जाता है, अपना खुद का भोजन खुद से नहीं बनाता, वो जिस पौधे पे चढ़ता है ना उसी से वो पोषक तत्वों को, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हीं से लेता है, उन्हीं उन्हीं पौधों से। तो क्या होता है इसमें, हरित लवक नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन नहीं बनाता। शैवाल में होता है। गठपड़ी जो होता है ये कीट खाने वाला पौधा होता है, ये कीट पतंगों को खाता है। मेपल वृक्ष में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। बृहदान्त्र मतलब बड़ी जो आंत होती है, बड़ी आंत की अपेक्षा बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बिल्कुल सही है, जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये छोटी आंत से तो छोटी होगी लेकिन चौड़ी ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही है। और आपको बता दें कि जो बड़ी आंत होती है, लार्ज, जो बड़ी आंत होती है, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का अप्रॉक्स होता है ये। और जो छोटी आंत होती है उसका जो होता है, छोटी आंत होती है, इसका लेंथ होता है 7.5 मीटर अप्रॉक्स, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के, रेशम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। रेशम कीट के लार्वा को केट पिलर कहते हैं, बिल्कुल सही है, जो लार्वा होता है उसे केट पिलर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बनता है, ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है। कैटरपिलर जब ये लार्वा है, जो पहला एकदम फर्स्ट स्टेज होता है लार्वा, वो ही कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर जब विकसित होगा तब प्यूपा बनेगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। हाँ, ये जो फाइबर होता है वो प्रोटीन, रेशम में प्रोटीन होता है। रेशम की कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, जो कोकून कीड़ा होता है इसी से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। इसका गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, इसलिए ये सही होगा क्योंकि गलत ही पूछा है। 90 क्वेश्चन आपके जो आज के साइंस वाले हैं 90 तक के पूरे हो गए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं करवाई हूँ प्रीवियस ईयर को, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आपका जुलाई में है, अच्छे से प्रीवियस ईयर को लगाइए, अपने जो शॉर्ट नोट है उनको रिवाइज करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पे सीटेट की तैयारी कंटिन्यूअसली चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।